अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर कश्मीर वाला और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केमिस्ट्री विद कश्मीर वाला। डियर स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस लेक्चर से। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूं कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है, ये आपके सामने नजर आ रही होगी आपको, नेशनल बुक फाउंडेशन की ये बुक, इस बुक को फॉलो करते हुए हमने इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में इस बुक को कंप्लीट करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सारे इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस बुक के अंदर मौजूद तमाम जो सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज हैं और उसके अलावा जितनी भी चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइजेज हैं उनसे भी आपको जो है वो उनमें भी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी आपको मैं करवाऊँ। तो कोशिश ये है कि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत केमिस्ट्री को आसान जो है वो बना दे, क्योंकि केमिस्ट्री अमूमन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल और एक ड्रामना ख्वाब सा है महसूस होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप को इन लेक्चर से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल होगा और किसी और हेल्प की आपको ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? यस, चलें स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर है और चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, स्टोइकियोमेट्री। ये चैप्टर क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ना है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सबसे पहली चीज इसकी प्रोनाउंसिएशन को हम समझ लेते हैं। अक्सर इसको मिस प्रोनाउंस किया जाता है और इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है इस टॉपिक का, इस टर्म का, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन याद रखिए बेटा, स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री क्या है और ये हमें क्या, इससे हमें क्या हासिल होगा, व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट, ये है इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर थ्रू आउट देखनी है। लेकिन आपको मैं जरा स्टार्ट करवाते हुए कुछ ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि आपके जहनों में ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से बैठ जाए कि स्टोइकियोमेट्री है क्या चीज। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं बिरयानी, तो बिरयानी के नाम पे तो मुंह में पानी आ जाता है, अक्सर लोगों के आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो वो एक एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन इंडो पाक में बिरयानी जो है वो बहुत शौक से खाई जाती है और पकाई जाती है। तो पकाने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, आप अगर एक अच्छी बिरयानी बनाना चाहते हैं, आप अच्छी बिरयानी बनाना चाहते हैं, या कोई भी एक्सपर्ट जो बिरयानी बनाना जानता है उसको ये तो पता ही होगा कि बिरयानी बनाने में क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और अब यहां इंग्रेडिएंट्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल राइस इंग्रेडिएंट में शामिल है, मीट शामिल है, प्लस इसके अलावा और 20 किस्म के इसके अंदर मसाले होते हैं। तो बच्चों, असल चीज जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बिरयानी बनाने में आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपने जो इस बिरयानी को बनाना है स्पेसिफिक अमाउंट में बनाना होगा। यकीनन 5 लोगों के लिए बनानी है, 10 लोगों के लिए बनानी है, लेट्स से हम कहते हैं 5 लोगों के लिए बनानी है, 5%। तो 5 लोगों के लिए बिरयानी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो तो हमें पता ही होने चाहिए, और साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन इंग्रेडिएंट्स की आपको एक करेक्ट अमाउंट का पता होना चाहिए। करेक्ट अमाउंट का मतलब यह है कि अगर आप 5 लोगों के लिए बिरयानी बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राइस आपने कितना यूज करना है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 किलोग्राम राइस यूज करना है तो 1 केजी राइस के लिए आपको गोश्त कितना इस्तेमाल करना होगा और दीगर मसाले आपने किस हिसाब से डालने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो बगैर किसी नाप तोल के मसाले डाल दें और बगैर नाप तोल के आप गोश्त डाल दें। ऐसा करने से आप सही तरीके से
ये बिरयानी का जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो फोकस किस चीज़ के ऊपर है? करेक्ट रिलेटिव अमाउंट। राइस कितना है तो मीट कितना होगा, ये दोनों चीजें कितनी है तो दीगर मसाला जात कितने होंगे, ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो फोकस यहां पर किस पे हो रहा है? रिलेटिव अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। कोई चीज कम ज्यादा हो जाए तो बिरयानी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। अच्छा, बिरयानी से जब आप हटें तो दूसरी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है और वो है फायर वर्क। बच्चों आप जानते हैं फायर वर्क जो है ना, फायर वर्क, ये सारे लोग तकरीबन जो है वो इससे वाकिफ हैं। फायर वर्क पायरो टेक्निक्स कहलाती हैं, आतिशबाजी उर्दू में कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि आसमान जो है वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलरफुल जो है वो अपना नजर आने लगता है और मुख्तलिफ पैटर्न्स बिखेरे जाते हैं आसमान पर, जो दूर से देखने वाले को बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और आप में से अक्सर ने किया होगा, कुछ ने लाइव किया होगा, कुछ ने टीवी वगैरह पे देखा होगा। तो अब ये जो फायर वर्क है ना, इसकी बुनियाद पे भी क्या चीज़ है, हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं इस फायर वर्क के लिए भी। ये भी बुनियादी तौर पर एक केमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या होते हैं? इसमें हमें ऑक्सीडाइजर्स चाहिए होते हैं, हमें इसके अंदर फ्यूल चाहिए होता है, हमें इसके अंदर कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स चाहिए। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस फायर वर्क के लिए, इसको आप एग्जांपल नंबर 2 मान लीजिए जो मैं आपको तो कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीडाइजर्स, फ्यूल और इसके अलावा और भी चीजें डाली जा सकती हैं, लेकिन ये 3 मेजर और बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फायर वर्क के लिए। तो ऑक्सीडाइजर्स, फ्यूल एंड कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स। अब यहां पर क्या है, बहुत जरूरी है कि इन इंग्रेडिएंट्स का भी क्या होना, एक रिलेटिव अमाउंट के मुताबिक होना चाहिए। इसमें से अमाउंट आगे पीछे हो जाएगी तो फायर वर्क जो है वो एक हादसे का बायस भी बन सकता है। तो इट्स वेरी सेंसिटिव। देखिए यहाँ पर अगर आपने इसको कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी और रिलेटिवली आपने अमाउंट्स को ठीक नहीं लिया होगा तो फायर वर्क जो है वो एक्सप्लोड भी हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, धमाका हो सकता है। तो इंपॉर्टेंस वंस अगेन यहां भी किस पे आ रही है? रिलेटिव अमाउंट की तरफ आ रही है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। एक तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं। एक तीसरी एग्जांपल है और ये एग्जांपल्स सारी जो है वो रिलेटिव हैं एक दूसरे के साथ। कंबस्शन का प्रोसेस, कंबस्शन, कंबस्शन का जो प्रोसेस है बच्चों याद रखो क्या होता है कंबस्शन। कंबस्शन कहते हैं जलना का, जलने का मतलब किस चीज का जलना? फ्यूल का जलना, कागज का जलना, किसी लकड़ी का जलना। और जलने से हमें हासिल क्या होती है? हीट हासिल होती है। हम ये बहुत डेली लाइफ में ये बहुत कॉमन जो है वो एक एग्जाम्पल है जो हमें नजर आती है। किचन के अंदर भी कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, गाड़ी के इंजन में भी कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो हमें कंबस्शन के लिए फ्यूल दरकार होता है। ये थर्ड एग्जाम्पल है। हमें क्या दरकार है? फ्यूल दरकार है और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर कंबस्शन नहीं होती। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए, फ्यूल चाहिए। अब यहां भी वंस अगेन जो टेक्नोलॉजिस्ट होगा, जो गाड़ी के हवाले से अगर हम बात करें, गाड़ी के इंजन के अंदर फ्यूल बर्न होता है, कंबस्शन होती है, तो वहां जो टेक्नोलॉजिस्ट होगा या टेक्निकल वर्कर होगा उसको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि फ्यूल और ऑक्सीजन की रेशो क्या होनी चाहिए, या रिलेटिवली फ्यूल और ऑक्सीजन, कितना फ्यूल होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी, तब जाकर प्रॉपर कंबस्शन होगी। अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम है तो वो कंप्लीट कंबस्शन नहीं होती और वो सही मानों में जो है वो जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं कि प्रोसेस हो वो होता नहीं है। तो यहां भी वंस अगेन किसकी बात हो रही है? रिलेटिव अमाउंट की बात हो रही है। तो रिलेटिव अमाउंट जो है वो बराबर होना जरूरी है। चौथी एग्जाम्पल है केमिस्ट के हवाले से। एक केमिस्ट जो होता है वो उसका काम होता है कोई भी केमिकल प्रोडक्ट बनाना, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाकर प्रोडक्ट्स को जनरेट करना, ये केमिस्ट का काम होता है। तो आप कोई केमिकल प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। अब यहां हम केमिकल टर्म में उन इंग्रेडिएंट्स को रिएक्टेंट्स कह देते हैं। हमें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए? रिएक्टेंट्स चाहिए। ये जो रिएक्टेंट्स हैं
ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब ये एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, मिसाल के तौर पर ए और बी, ये दो रिएक्टेंट्स ये आपस में मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सी, तो अब यहां भी वही सवाल आएगा कि ये जो रिएक्टेंट बनना है ना, ये जो प्रोडक्ट बनना है, इसके लिए आपको एक करेक्ट रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चाहिए। यू नीड करेक्ट रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स ठीक नहीं होगी तो हमें नहीं मालूम या हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते वो करेक्ट अमाउंट प्रोडक्ट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमने कोई करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनानी है तो हमें उसके लिए रिएक्टेंट्स की भी करेक्ट अमाउंट का पता होना जरूरी है। तो बच्चों, ये 4 एग्जाम्पल्स थी जो डेली लाइफ से आपके सामने मैंने पेश की है। इसके अलावा अब इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि स्टाइक्यूमेट्री क्या चीज है। सो व्हाट इज स्टाइक्यूमेट्री? ये हमारा बुनियादी सवाल। सो हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिख सकते हैं। अच्छा जी, सो व्हाट इज स्टाइक्यूमेट्री? द स्टडी of the relative amount of reactants and or products is called stoichiometry. अब हम अगर स्टैक्यूमेट्री के लफ्ज पे गौर करें तो हमें ये बात पता चलती है कि ये असल में 2 अल्फाज का एक मजमुआ है, स्टोइक्यून और मिट्री। लफ्ज स्टाइक्यून जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्स। और मिट्री का मतलब हम जानते हैं अक्सर जगहों पर इस्तेमाल होता है टू मेजर, टू मेजर। ठीक है बच्चों, सो ये इस वर्ड की थोड़ी सी डिटेल आपको मैंने बता दी। ये है डेफिनेशन, इसको आपने याद कर लेना है, अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर रिलेटिव अमाउंट का बहुत तस्करा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चारों एग्जांपल्स में भी हम क्या देख रहे हैं? रिलेटिव अमाउंट्स बहुत जरूरी हो। अब नेक्स्ट क्या है कि जो स्टैक्यूमेट्री है इसकी, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और इसमें, लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन की सूरत में अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैक्यूमेट्री, तो क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोइक्योमेट्री? What is the importance of stoichiometry? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है। तो हम यहां पे 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। नंबर 1, to find the quantitative relationship between reactants, between the reactants and products,
we need stoichiometry. Or number 2, to predict the yield of product in a chemical reaction. सो ये दो बातें हो सकती हैं जो इम्तिहान में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारी इंपॉर्टेंस क्या है स्टोइकियोमेट्री की, यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, हमें स्टोइकियोमेट्री चाहिए। और इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, की किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हम कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की हासिल कर सकते हैं। सो बच्चों ये है बुनियादी तारुफ स्टोइकियोमेट्री का। सो व्हाट इज द बेसिक टूल, द इंपॉर्टेंट और बेसिक टूल फॉर स्टोइकियोमेट्री। देखिए हमने स्टोइकियोमेट्री करनी है तो कोई ना कोई बुनियादी चीज हमारे पास होनी चाहिए जिसकी बेस पे हम ये सारा काम करेंगे। और बच्चों याद रखो वो बुनियादी चीज क्या है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेसिक टूल क्या है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, a balanced chemical equation। ये बुनियादी टूल है। अब जहन में बाद स्टूडेंट्स के ये ख्याल आ रहा होगा कि ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है या इसको हम किस तरह से, मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत बुनियादी चीज़ें आपको बताऊं। उसमें हो सकता है बाद स्टूडेंट्स कहें कि ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, लेकिन मेरा पर्पस, मेरा जो मकसद है वो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस करना है जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मतलब उनकी किसी वजह से बुनियादें काफ़ी वीक होती हैं। सो केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है, सो केमिकल इक्वेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन दरअसल किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की मदद से पेपर पे लिखने का एक तरीका है। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन तो या तो लेबोरेटरी में होगा या किसी इंडस्ट्री में होगा या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होगा केमिकल रिएक्शन, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस। लेकिन आपने जब उसको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए पेपर पे लिखना है तो उसका एक लिखने का एक मखसूस अंदाज होता है, उस अंदाज को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन जो है वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction with the help of arrows is called a chemical equation. For example, एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, H2O2 is equal to H2O। ये इक्वल टू का साइन या एरो जो हमने लगाया है ये असल में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करता है। ये इसका जो इस एरो का जो टेल है, टेल वाली साइड पे जो केमिकल्स या रिएक्टेंट्स लिखे हुए होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट यानी हेड साइड पे जो होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये एक केमिकल इक्वेशन ये हमें बता रही है, कुछ बातें कर रही है हमसे।
केमिकल इक्वेशन भी आपसे कोई बात कर सकती है, और असल चीज केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो समझना कि वो इक्वेशन आपको क्या कह रही है। इस पे हम बात करेंगे अभी। पहले जरा इसको देख लें, ये इक्वेशन, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस है या नहीं है? बैलेंसिंग से क्या मुराद है हमारे, और हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसके लिए दो लॉ जहन में रखिएगा। एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉज गो के आपके सिलेबस में नहीं बच्चों, याद रखिएगा। आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ मैथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहता है कि मैटर यानी कि मादा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैं, आप मैटर हैं, ये कायनात मैटर है, दुनिया मैटर है, पानी, हवा, ये सारा क्या है? मैटर है। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। सो मैटर के बारे में ये लॉ कहता है मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को आप पैदा भी नहीं कर सकते, मैटर को आप खत्म भी नहीं कर सकते, बट यू कैन कन्वर्ट मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैटर को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आप तब्दील कर सकते हैं, ठीक है ना। आप हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के। ऑक्सीजन को आप जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप इसको या मजीद पैदा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है, जब भी आपको वो मिलेगा, जहां कहीं भी वो होगा, दुनिया के किसी भी खित्ते में होगा, उसके अंदर दो चीजें हमेशा सेम रहेंगी। एक तो ये कि उस कंपाउंड के एलिमेंट सेम रहेंगे, और दूसरी चीज क्या होगी कि उस कंपाउंड में वो जो एलिमेंट्स के जो एटम्स है ना, जो परसेंटेज बाय मैस है उन एलिमेंट्स की, वो हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वाटर की बात करूं तो वाटर का फार्मूला H2O ही होगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं। किसी किताब को उठा लीजिए, किसी लिटरेचर को उठा लीजिए, आपको वाटर का फार्मूला जब पूछा जाएगा या लिखा जाएगा तो H2O ही लिखा जाएगा, यानी इसके अंदर दो एटम हाइड्रोजन, एक एटम ऑक्सीजन होगा। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है। और दूसरी बात कि यहां जो हम मैस की बात करेंगे तो इसमें 11.11% याद रखिएगा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। और 88.88% इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ये प्रोपोर्शन भी फिक्स्ड ही रहेगी, यानी दो एलिमेंट्स लाजमी होंगे, H एंड O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी प्रोपोर्शन चेंज हो जाए, यानी H2O2 नहीं हो सकता। अगर H2O2 आप लिख देंगे तो ये वाटर नहीं होगा, इट इज नॉट वाटर, दिस इज समथिंग अदर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक डिफरेंट कंपाउंड है। सो ये दो लॉज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने आपको यहां पे बता दी इसलिए कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में ये चीजें जो है ना, जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं या केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ये लॉज हमारे जहनों में होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बताया। इसका मतलब क्या है कि मैटर नहीं पैदा किया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी? ये वो केमिकल इक्वेशन होगी जिसके अंदर एटम्स जो है उनकी तादाद और चार्ज की तादाद, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन it is a chemical equation in which number of atoms of elements and charge is same on both
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यह है डेफिनेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो इस डेफिनेशन को देखते हुए आप ये बताइए, क्या ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है बैलेंस्ड है या नहीं? जरा सोच लीजिए, देख लीजिए, क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। अच्छा, चलें, आप में से कुछ कह रहे होंगे बैलेंस्ड है, कुछ कह रहे होंगे बैलेंस्ड नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। अगर हम गौर करें इस पे, तो हमें इसकी रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन, यानी एक मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है। प्रोडक्ट साइड पे भी हमें 2 हाइड्रोजन एटम नजर आ रहे हैं। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। इट्स ओके। ऑक्सीजन के मामले में अगर आप देखें तो यहां 2 ऑक्सीजन एटम है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज 2 ऑक्सीजन एटम, और यहां ऑक्सीजन एटम्स की तादाद क्या है? 1 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के लिहाज से ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, जरूरी है कि इसको बैलेंस करें। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। हम कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन, कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं? यहाँ नंबर्स जो होते हैं ना शुरू में, इस वक्त यहाँ पे कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 1 है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। कोफिशिएंट्स हर रिएक्टेंट से पहले कुछ लिखे हुए नंबर्स होते हैं, उनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो हम उन कोफिशिएंट्स को चेंज करके, अदल बदल करके, ट्राई करके, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो उस मेथड के मुताबिक आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? अगर मैं यहां 2 पुट कर दूं फॉर एग्जांपल, और यही 2 मैं यहां भी पुट कर दूं, ये कोफिशिएंट में मैंने चेंजिंग कर ली। मैं कोफिशिएंट्स में चेंज कर सकता हूं, बाकी मैं जो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखे हुए होते हैं इनके अंदर मैं चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से कंपोजिशन चेंज हो जाती है, डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो नहीं रहता। अब ये इक्वेशन बैलेंस, तो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे लिए क्या है? टूल है। किस चीज के लिए? स्टोइकियोमेट्री के लिए। तरह देखते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बता क्या रही है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। ये हमारे अंदर इस्तेदाद होनी चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री के। ये इक्वेशन आपसे क्या कह रही है? आपसे ये इक्वेशन पहली बात तो ये कह रही है, नंबर 1, कि जनाब 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 ये रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये फॉर्म क्या कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। थ्योरेटिकली ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है, ये प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप देखिए, सर्दी बहुत है और थोड़ी थोड़ी खांसी भी हो रही। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? मॉलिक्यूल कहते हैं बहुत छोटी सी एंटिटी को, यानी एक छोटा सा एक पार्टिकल है जिसको आप आंख से देख नहीं सकते, लिहाजा 2 मॉलिक्यूल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम यूज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल को हम रिएक्ट करवाएं। तो हम फिर क्या करते हैं? केमिस्ट इसके लिए एक दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं, और वो क्या है कि हम एक बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी यूं कह लीजिए कि एक अमाउंट का इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या है? वो बड़ा सिंपल है। इस 2 को तो हम 2 ही रहने देंगे, इक्वेशन में जो 2 है इसकी जगह हम कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और बनेगा क्या? 2 मोल्स ऑफ वाटर। यह है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो आपको बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब बच्चों यहां से हमारी अगली कहानी शुरू होती है कि सर ये आपने मोल्स लिख दिया, ये मोल क्या है भाई? हमें मोल का नहीं पता। तो हम अगली बात जो करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, क्योंकि ये सारी जो कहानी है स्टोइकियोमेट्री की, ये सारी घूमती है मोल्स के गिर्द। जब आप मोल्स के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से ग्रैब कर लेंगे, आपके लिए स्टोइकियोमेट्री मुश्किल नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं कि मोल क्या चीज है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की मैं बात करने लगा।
व्हाट इज मोल? व्हाट इज मोल? अरे भाई मोल तो बहुत सारे हो सकते हैं। मोल तो आपको पता है तिल को भी कहते हैं। तिल, मुखड़े ते काला काला तिल, वो गाना भी शुरू सुना है ना आपने, वे मुंडिया सियाल कोटिया। मोल तो वो भी होता है। मोल एक जानवर का नाम भी है। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चीजें आप पढ़ा रहे हैं। मोल जानवर है, मोल तिल है, दोनों चीजें हैं। लेकिन हम यहाँ पे ना तिल की बात करेंगे ना किसी जानवर की बात करें। मोल है असल में क्वांटिटी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक खास किस्म की क्वांटिटी। अच्छा अब देखिए वो क्या क्वांटिटी, इसको हम डिफाइन तो मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, वो मैं डेफिनेशन आपके सामने यहां लिख दूंगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। देखिए हम ये बात जानते हैं, हर एटम जो है, हर एलिमेंट का एटम, उसका एक रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। हर मॉलिक्यूल का एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। हर आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट का रिलेटिव फॉर्मूला मास होता है। ठीक है ना? तो अब ये टर्म्स जो मैंने लिखी हैं वो क्या हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव फॉर्मूला मास फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास है, फॉर एग्जांपल एक एटम मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं। ऑक्सीजन का एक एटम है। ऑक्सीजन के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास हमें मालूम है 16 AMU होता है। ये रिलेटिव का मतलब क्या है कि हमने ये एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का 16 लिया है, ये दरअसल कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ इसको हमने रिलेट किया है। यानी हमने कंपेयर किया, स्टैंडर्ड लिया कार्बन 12 को। जैसे हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, किसी भी आप तराजू के ऊपर जो मेजरमेंट करते हैं, आप एक स्टैंडर्ड लेते हैं। प्याज वाले के पास जाएंगे तो 1 किलो का अगर प्याज चाहिए आपको, तो 1 किलो का वो वेट एक साइड पर रखता है, दूसरी साइड पे प्याज तोलता है। तो वो वेट क्या है? स्टैंडर्ड है। तो एटम्स चूंकि बहुत छोटी एंटिटी है, लिहाजा उनके लिए स्टैंडर्ड भी लिया गया, तो स्टैंडर्ड भी कार्बन लिया गया। और कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड लिया गया, उसकी भी बहुत सारी रीजन हैं। मसलन कार्बन एक वाहिद एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कि बहुत ज़्यादा एबंडेंट भी है। और दूसरी बात यह है कि कार्बन की बहुत जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बनाने की सलाहियत भी रखता है। कार्बन हेलोजन्स के साथ भी आपको मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी आपको मिलेगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ भी मिलेगा सिर्फ। तो बहुत सारी रीजन हो सकती है। तो कार्बन के एक एटम यानी कार्बन 12, कार्बन के एक एटम का मास 12 माना गया। उस एटम 12 के साथ जो रिलेटिव मैसेज हैं डिफरेंट एटम्स के, उनको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर लेते हैं अगर, तो वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा? इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस को आप ऐड कर लीजिए। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1, यहां 2 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, तो आप 2 प्लस एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है, इसमें 16 को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 18 AMU। सिमिलरली फॉर्मूला मास, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रिलेटिव फॉर्मूला मास आ जाएगा 58.5 AMU। अब ये तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हो गए। मोल क्या है? दरअसल इट इज, या मोल इज the number of particles or entities as in 12 gram of carbon 12। ये है डेफिनेशन।
मैंने आपको अभी बताया था कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो हम कार्बन 12 के साथ रिलेट करते हैं। तो इस डेफिनेशन को जरा समझ लीजिए। और भी डेफिनेशन हो सकती है, मोल्स को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन ये है, मोल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंटिटीज एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। यानी कार्बन 12 के अगर आपके पास 12 ग्राम्स हैं, यानी कार्बन के 12 ग्राम हैं, उन 12 ग्राम्स पे कार्बन के एटम्स होंगे ना, उन एटम्स की तादाद कितनी होती है उसको कहते हैं मोल। इस कॉन्सेप्ट को मैं मजीद आसान करने के लिए आपको समझा देता हूं। फर्स्ट करते हैं, हम बहुत कॉमन सी डेली लाइफ के अंदर आपसे आपकी मम्मा कहें जाके जी अंडे लेके आओ 2 दर्जन। कितने अंडे लेके आओ? 2 डजन। तो आप कितने अंडे लेके आएंगे? सबको पता होगा, आप 12 अंडे लेके आएंगे। नहीं, 12 नहीं, 24 अंडे लेके आएंगे। कितने? 24। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि 1 डजन जो है इसका मतलब क्या है? 12। तो ये 1 डजन, ये एक यूनिट बना दी गई और ये अंडरस्टूड है कि डजन का मतलब होता है 12। 1 डजन का मतलब होगा 12, 2 डजन का मतलब होगा 24। यानी जिस तरह से आप 3 दर्जन की बात करेंगे तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को। 4 डजन की बात करेंगे तो यही जो दर्जन का लफ्ज है, लफ्ज दर्जन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो अब यहां पर जब हम मोल की बात करेंगे तो मोल भी इसी तरह का एक नंबर को शो करेगा। मोल इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी जब भी हम कहेंगे 1 मोल तो इसका मतलब होगा हम इस नंबर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस नंबर की बात। इसकी मजीद डिस्कशन हम आगे करेंगे कि ये क्या चीज है। इसको हम एक नाम भी देते हैं और वो है एवोगैड्रोस नंबर। इसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। तो बच्चों यहां पर मोल की एक डेफिनेशन ही है। इसके अलावा एक डेफिनेशन और भी हो सकती है मोल की, और वो क्या है? एटॉमिक यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। expressed in them is called a mole। ठीक है बट अब मिसाल के तौर पर ये मैंने एग्जांपल्स ली थी, आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 16 AMU। अब 16 AMU का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन एटम। लेकिन एक एटम के बारे में हम प्रैक्टिकली, वही जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप एक एटम को जो है ना वो देख सकें या उसको यूज कर सकें या कहीं इस्तेमाल कर सकें। तो वी नीड अ बिगर अमाउंट। तो इस AMU को चेंज कर देते हैं। अगर हम इसको चेंज करके क्या करते हैं, 16 ग्राम कर दें, तो ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। लफ्ज मोल जो है इसको हम, इसकी जो यूनिट है वो MOL के तौर पर लिखते हैं। MOL इज द यूनिट ऑफ मोल। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। समटाइम ई भी चल जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2 ग्राम या 2 मोल की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट 2 मोल, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 ग्राम 1 मोल 16 ग्राम है तो 2 मोल कितना हो जाएगा? इट वुड बी 32 ग्राम। तो यहां से बात पता चली कि अगर आपसे कोई कहे कि जनाब 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम क्या होगा, कितना होगा, उसकी अमाउंट क्या होगी, तो आप बगैर किसी झिझक के आप कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब है 16 ग्राम्स ऑफ एटम। बात समझ में आ रही? इसी तरह से आपसे कोई कहे कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, तो आप बिला झिझक कह सकते हैं 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसी तर्ज पे आगे आप देखिए तो मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। वाटर H2O, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मैंने लिखा है कितना, 18 AMU। अब 18 AMU एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। एक मॉलिक्यूल का मास बहुत स्मॉल है, एक मॉलिक्यूल का हम यूज नहीं कर सकते, वी नीड बिगर यूनिट। अगर मैं 18 AMU की बजाय मैं लिख देता हूं 18 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 1 मोल। ये क्या है, 1 मोल कहलाएगा।
तो आपने देखा बच्चों कि मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो वही है जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास में ले रहे हैं, लेकिन आगे यूनिट चेंज हो जाएगी। एएमयू के बजाय हम क्या लिख देते हैं 18 ग्राम। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब ये बड़ा सिंपल और आसान हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि भाई जाओ 1 मोल वाटर लेके आओ, तो आप क्या कहेंगे? आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि 1 मोल वाटर का मतलब है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। 2 मोल वाटर के लिए अगर आपसे कोई कहे तो 2 मोल वाटर का मतलब है 36 ग्राम। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो इसी तरह से अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला मास है वो तो है 58.5 AMU, लेकिन वंस अगेन AMU की हमें जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जब अप्लाई करेंगे इसको तो हमें वी नीड बिगर अमाउंट 58.5 ग्राम्स, लफ्ज ग्राम यहां लगा देते हैं। सो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना। तो किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एटम की फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, फॉर्मूला मास की फॉर्म में हो, फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में हो, उनके एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास को आपने ग्राम्स की सूरत में लिख लिया, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 1 मोल। तो लिहाजा ये डेफिनेशन है आपकी। एक डेफिनेशन तो ये है, दूसरी डेफिनेशन ये मोल की। सो मोल की डेफिनेशन आपसे इम्तिहान में एक्सपेक्टेड नहीं है इस लेवल के ऊपर कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज मोल, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। मैंने इतनी डिटेल इसलिए बताई कि अगर कहीं पीछे आपकी मिसिंग है कोई चीजें आपकी, तो आपको वो रिकॉल भी हो जाए मेमोरी के अंदर। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कैलकुलेशंस करते वक्त अगर मोल फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैं आपको यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, जो मुख्तलिफ फार्मूलों में से एक फार्मूला है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, इसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दोबारा से पढ़ लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स हमेशा बराबर होंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं उसका मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल। जो अभी आपके सामने मैंने कैलकुलेशन किया ना, जैसे ऑक्सीजन के लिए मैंने 16 ग्राम निकाला है, तो 16 ग्राम इसका क्या है, मास पर मोल है, और इसी को हम मोलर मास भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। तो आपने मोलर मास उसका नीचे लिख देना है, ऐसे डिवाइड कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल वाटर के आपके पास है 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स ऑफ H2O। हाउ मेनी मोल्स आर देयर? मोल्स ऑफ H2O कितने बनेंगे? ये जरा वर्कआउट करें। कैसे वर्कआउट करेंगे? बड़ा सिंपल है। मोल्स ऑफ H2O विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम। वाटर का मास इन ग्राम डिवन है ग्राम 50 ग्राम्स, और वाटर का मोलर मास क्या है, मैंने भी कैलकुलेट करके आपको बताया था कि इसका मोलर मास है 18 ग्राम्स पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास जवाब आ जाएगा। आज के इस लेक्चर में हमने स्टैक्योमेट्री को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल देखते रहिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरी तरफ से यानी डॉक्टर कश्मीर वाला की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जल्द ही मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।